मेरी शादी को भी 7 महीने ही हुए थे। इस दौरान मैंने अपने पति साहिल में बहुत बदलाव महसूस किया। साहिल से ज़्यादा अपनी भाभी प्रियंका की बातों को तवज्जो देता था। यह बात मुझे बुरी लगती थी। घर की छोटी छोटी समस्याओं पर भी वो अपने भाभी से बातें करता और मेरी बड़ी से बड़ी बात पर भी ध्यान नहीं देता था। शुरू में तो मुझे लगा कि 12 साल पुराने भाभी से लगाव तो देवर का होता ही है और बीवी के आ जाने के बाद यह लगाव कम हो जाता है, लेकिन साहिल और उसकी भाभी के बीच का लगाव मुझे कभी कम होता नज़र नहीं आया। अब तो मुझे यह लगने लगा था कि बात सिर्फ लगाव की नहीं है, दोनों के बीच सबसे ज़्यादा ही कुछ है। मेरी जेठानी भी ऐसी कि कोई भी मर्द उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाता। मुझे उसकी सी सुंदरता से डर लगता था। मुझे यकीन हो गया था कि मेरा पति साहिल अपने भाभी की सुंदरता की वजह से ही उससे दूरी नहीं बना पा रहा। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो देखा कि साहिल अपने भाभी के कमरे से निकल रहा था और मुझे देखते ही वो घबरा गया और सीधे कमरे में जाकर बाथरूम में घुस गया। मैं समझ गई थी कि सुबह सुबह साहिल अपनी भाभी के साथ क्या करके बाथरूम में नहाने घुसा है। मैंने ज़ोर से बाथरूम का दरवाज़ा पीटा और बोली, साहिल, तुम्हें उस औरत के साथ यह सब करना था तो मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? मैं आज ही अपने मायके जा रही हूँ। मेरी बात सुनते ही साहिल ने दरवाज़ा खोला और उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ मुझे लगा दी और फिर मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। मैंने भी साहिल को एक ज़ोरदार घूंसा लगा दिया। साहिल ने मेरे हाथों को पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए बेड पर ले जाकर पटक दिया और बोला, रिया, आइंदा कभी भाभी के बारे में ऐसी बातें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कुछ कहती कि साहिल ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और बाहर चला गया। मैं बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन मेरी जेठानी मुझे देखने तक नहीं आई और साहिल सुबह का नाश्ता किए बगैर ड्यूटी पर चला गया। 1 घंटे में मैंने भी अपना सामान पैक कर लिया और अपने मायके गोरखपुर के लिए निकल पड़ी। मेरी जेठानी ने पूछा कि कहाँ जा रही हो। मैंने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया। मेरा इस तरह घर छोड़कर जाने की खबर साहिल को भी लग चुकी थी। बस स्टैंड से गोरखपुर की बस पकड़कर मैं शाम तक अपने मायके पहुंच गई और साहिल मुझे लगातार कॉल कर रहा था, लेकिन मैंने उसका कॉल रिसीव नहीं किया और घर पहुंचते ही मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया और अपनी माँ को सारी बातें बताकर रोने लगी। माँ बोली, तुमने बिल्कुल सही किया रिया जो यहाँ आ गई। अब तो साहिल के पास तभी जाना जब साहिल उस डायन को घर से निकाल बाहर फेंकेगा। आखिर साहिल के पास किस चीज़ की कमी है? वीरनगर में ही उसके 2-3 प्लाट हैं। वो तुझे लेकर अलग क्यों नहीं रहता? मेरी छोटी बहन पूजा भी मुझे लेकर बेहद परेशान थी। इसकी भी होने वाली थी। 6 महीने रह गए थे। मेरी हालत देखकर अब ससुराल के नाम से डर लगने लगी थी। मेरा छोटा भाई मोहित अपनी जॉब से जब घर आया तो मुझे इस तरह घर पर आया हुआ देखकर परेशान हो गया। पूजा ने रात का खाना बनाया और हम सभी एक साथ ही खाना खाने बैठे। खाने के बाद मैंने अपना फ़ोन ऑन किया ही था कि साहिल का फिर से कॉल आना शुरू हो गया। मेरी माँ ने देखा तो गुस्से में बोली, तू फ़ोन मुझे दे, मैं उस कमीने से बात करती हूँ। लेकिन मैंने माँ को फ़ोन नहीं दिया और खाना ख़त्म कर अपने कमरे में आ गए। कमरे में आकर मैंने साहिल का फ़ोन रिसीव किया तो साहिल ने कहा, रिया, तुम अपनी मर्ज़ी से गई हो तो याद रखो कि तुम्हें अपनी मर्ज़ी से ही वीरनगर आना होगा। मैं किसी कीमत पर तुम्हें बुलाने नहीं आऊँगा। साहिल की धमकी भरी बातें सुनकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैं बोली, तुम मुझे बुलाने क्यों आओगे? तुम यही तो चाहते थे कि मैं वहाँ से चली जाऊँ। अब जी भर के उस औरत के साथ अय्याशी करो। तुम बुलाने भी आओगे तो भी मैं उस घर में कदम नहीं रखूँगी। इस बात के 4 महीने गुजर चुके थे। मैं साहिल का इंतज़ार करती रही। अगर उसे उसकी गलती का एहसास हो जाता तो मैं दौड़ी हुई वीरनगर पहुंच जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं लगातार उसके फ़ोन का इंतज़ार करती रही, लेकिन 4 महीने में एक बार भी उसने मुझे कॉल तक नहीं किया। अब मुझे लगने लगा था कि साहिल मुझे छोड़ चुका है, उसे मेरी ज़रूरत ही नहीं है। जब इतनी खूबसूरत औरत उसके पास मौजूद है तो फिर मुझ जैसी साधारण लड़की की उसे ज़रूरत भी क्या है? मैं साहिल को लेकर बेहद निराश हो चुकी थी और मुझे इस हाल में देखकर मेरे घर वालों को भी दुख होता। जैसे जैसे मेरी छोटी बहन की शादी नज़दीक आ रही थी, घर में काम बढ़ता जा रहा था। इसकी शादी को अब सिर्फ 1 महीने बाकी रह गए थे और मेरे पापा भी 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आ गए थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं पूजा की शादी के बाद मेरे ससुराल जाकर साहिल से फाइनल बात करके आएंगे। अगर वो मुझे अपनाने को तैयार नहीं हुआ तो उस पर दहेज का मुकदमा दर्ज करवा देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए जैसे जैसे पूजा की शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। मुझे मायके आए हुए 6 महीने का वक्त गुजर चुका था। पूजा की शादी में केवल 22 दिन का वक्त बाकी रह गया था और शादी के कार्ड भी छप चुके थे। एक दिन मैंने साहिल को कॉल मिलाया और बोली, साहिल, तुम शादी में नहीं आओगे? साहिल ने कहा, मुझे तो अभी तक यह मालूम ही नहीं है कि
शादी किसकी है? मैंने कहा 8 तारीख को पूजा की शादी है। साहिल ने कहा लेकिन तुम्हारे घर से तो मुझे किसी ने खबर ही नहीं दी, न ही शादी का कार्ड पहुंचा। मैंने कहा तुम इस घर में के दामाद हो, तुम्हें तो बिना कार्ड के शादी में पहुंचना चाहिए। साहिल ने कहा तुम्हारे घर वाले अगर दामाद समझते तो ज़रूर खबर करते, लेकिन न तो तुम्हारे पापा ने मुझे कॉल किया और न ही तुम्हारी माँ ने। मैंने कहा मैं तुमसे कह रही हूँ, क्या इतना काफ़ी नहीं है? साहिल ने कहा ठीक है, मैं शादी वाले दिन गोरखपुर पहुँच जाऊँगा। शादी की सुबह उठकर मैंने आसमानी रंग की साड़ी पहन लिया। साड़ी मुझे साहिल ने ही गिफ्ट की थी। उसे यह साड़ी सबसे ज़्यादा पसंद थी। मुझे उम्मीद थी कि साहिल दोपहर तक गोरखपुर आ जाएगा और बारात के जाने के बाद उसे रात को यहीं रुकना पड़ेगा। जब वो रात भर मेरे साथ रहेगा तो उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगी। मैंने सुबह फिर साहिल को फ़ोन लगा दिया। साहिल उसका कोई जवाब नहीं आया। सुबह से शाम हो गई लेकिन ना तो साहिल आया ना ही उसका कोई कॉल आया। मैं बेहद मायूस हो गई। देर रात तक पूजा खुशी खुशी विदा हो गई और मैं दुखों का पहाड़ सीने पर लिए अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। देखने वाले सोच रहे थे कि मैं पूजा की विदाई में रो रही हूँ, लेकिन सच तो यह था कि मैं इस वक्त अपनी किस्मत पर रो रही थी। देर रात जागने के बावजूद अगली सुबह जल्दी उठ गई और मैंने अपनी माँ से कहा मैं आज ही वीरनगर चली जाऊँगी। मेरे इस बात पर मेरी माँ मुझसे बेहद नाराज़ हुई थी। बोली जो आदमी तेरे बहन की शादी के लिए समय न निकाल पाया उसके पास लिए वक्त नहीं है। होगा तू सब्र कर, तेरे पापा मामूली हवलदार है तो क्या उस साहिल और उसके घर वालों को छोड़ेंगे नहीं। पापा को यह बात पता चली तो वो भी बेहद नाराज़ हुए और उन्होंने मुझे वीरनगर जाने से सख्ती से रोक दिया। मैं दिन भर साहिल को कॉल मिलाती रही लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। रात को मायूस होकर मैं बिस्तर पर जाकर सो गई। अब साहिल की ओर से कोई उम्मीद नहीं बची थी। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि जल्द ही मेरा और साहिल का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। साहिल का ही फ़ोन था। मैंने झट से फ़ोन उठाया। उधर से साहिल की आवाज़ आई और रोता हुआ बोला रिया सब खत्म हो गया। मैंने कहा अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। अगर तुम मेरे घर आकर मुझे यहाँ से ले चलो तो हमारा रिश्ता अभी भी बन सकता है। साहिल ने कहा मैं अपने रिश्ते की बात नहीं कर रहा। इतना कहकर साहिल फिर से रोने लगा। मैंने कहा साहिल क्या बात है, तुम इतना रो क्यों रहे हो? साहिल ने कहा भैया और भाभी का एक्सीडेंट हो गया है। भैया की मौके पर डेथ हो गई है और भाभी अभी भी सिटी हॉस्पिटल में है। साहिल के मुंह से यह बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। फ़ोन कटने के बाद मैंने घर में यह बात बताई तो मेरे घर में भी मातम सा छा गया। मेरी वजह से मेरे घर वाले साहिल के भैया और भाभी से नफ़रत करते थे, लेकिन जब उन्होंने दोनों के इस एक्सीडेंट के बारे में सुना तो उन लोगों की सारी नफ़रत ख़त्म हो गई और पापा ने तुरंत मेरे छोटे भाई मोहित को बुलाकर हॉस्पिटल के लिए गाड़ी बुक करने को कह दिया। सुबह के 4 बजे तक हम लोग सिटी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। मेरी जेठानी प्रियंका की हालत बेहद नाजुक थी। मेरी जेठानी को होश ही नहीं आ रहा था। तमाम तरह के इलाज करवाने के बाद हम लोग अलग अलग मंदिर में मन्नत के लिए जा रहे थे। 3 दिन पहले ही दोनों पति पत्नी काशीपुर घूमने के लिए गए थे। वापसी में उनकी कार का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। मेरे जेठ तो मौके पर ही ख़त्म हो गए और कल उनका पोस्टमार्टम होकर अंतिम संस्कार भी हो गया, लेकिन जेठानी अभी भी कोमा में थी। कुछ दिनों तक मेरी जेठानी का इलाज चलता रहा। मेरे घर वाले गोरखपुर जा चुके थे। अब हॉस्पिटल में मेरी जेठानी केवल मेरे भरोसे ही थी। साहिल सुबह ड्यूटी चले जाते और रात को ड्यूटी से लौटे हॉस्पिटल से होते हुए घर जाते हैं। मैं हॉस्पिटल में रहकर दिन रात अपनी जेठानी की सेवा में लगी रहती थी। यह देखकर साहिल का बर्ताव ही बदल गया था। फिर से मुझसे बेहद प्यार करने लगा था। मुझे हॉस्पिटल में रहे 2 महीने बीत चुके थे। अब तो हॉस्पिटल ही मेरा घर बन चुका था। इस बीच में जेठानी की सेहत में इतना सुधार हुआ था कि वह होश में आ चुकी थी। उन्होंने उनके पति के मरने का पता भी चल चुका था, लेकिन किसी से कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर्स ने उन्हें छुट्टी दे दी और मेरी जेठानी घर आ गई। मेरे ससुराल में सास ससुर दोनों ही नहीं थे। मैं जब शादी करके आई थी तब घर में मेरे अलावा कुल 3 ही लोग थे, साहिल और साहिल के भैया भाभी। मेरी जेठानी प्रियंका इस घर की मालकिन थी। सब कुछ उनकी ही देख रेख में होता था, लेकिन अब वहीं प्रियंका इतनी कमज़ोर और लाचार हो चुकी थी कि मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ती थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत चुके थे। मेरी जेठानी की सेहत में काफ़ी सुधार हो चुका था। उनकी तंदुरुस्ती लौट रही थी, लेकिन अब भी वो किसी से बात कर पाने में की स्थिति में नहीं थी। मेरी जेठानी के मायके में कोई नहीं था, इसलिए उनकी हर तरह की सेवा मुझे ही करनी पड़ती। इसी बीच मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, तो यह खबर मैंने सबसे पहले साहिल को ही दी। वह बेहद खुश हुआ और सीधे अपने भाभी के पास जाकर उनके हाथों को चूमते हुए उन्हें यह खुशखबरी सुना दी। मेरी जेठानी कुछ बोल तो नहीं सकती थी, बस उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान नज़र आए
इसका मतलब यही था कि वो बेहद खुश थी। धीरे धीरे वक्त बीता और मेरा 7वां महीना शुरू हो गया। इस बीच मैंने महसूस किया कि साहिल फिर से अपनी भाभी के करीब होता जा रहा था। प्रेगनेंसी की वजह से मेरी हालत ऐसी थी कि मैं घर का ज़रूरी काम भी नहीं कर पाती थी और साहिल की ड्यूटी पर चले जाने के बाद ज़्यादातर समय मैं अपने कमरे में ही रहती। रात को साहिल ड्यूटी से वापस आता तो मेरे लिए खाना और अपने भाभी के लिए जूस लेकर आता। मैं खुद जाकर अपनी जेठानी को जूस पिलाती और अपने कमरे में जाकर मैं और साहिल खाना खाकर सो जाते। सुबह मैं देर से उठती, तब तक साहिल नाश्ता तैयार कर चुका होता। मेरे साथ सुबह का नाश्ता करने के बाद वो तैयार होकर अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता। एक दिन पेट में दर्द होने के कारण मेरी नींद जल्दी ही खुल गई। साहिल को लगा कि मैं अभी नींद में हूँ तो उठा और कमरे से बाहर निकला। न जाने क्यों मैं भी दबे पाँव उसके पीछे कमरे से बाहर निकल आई। मैंने देखा कि साहिल सीधे अपनी भाभी के कमरे में घुसा और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं साहिल की हरकत से बेहद हैरान थी। मैं काफ़ी देर खड़ी रही और फिर चुपचाप जाकर अपनी जगह लेट गई। 25 मिनट बाद साहिल कमरे में आकर मेरे पास लेट गया। मैं साहिल की इस दीवानगी को समझ नहीं पा रही थी और पहले भी ऐसा करता था। तब मेरी जेठानी एकदम तंदुरुस्त थी, लेकिन अब तो किसी अपाहिज की तरह बिस्तर पर पड़ी रहती है। फिर साहिल कमरा बंद कर उसके साथ क्या करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रियंका पूरी तरह ठीक हो गई हो और बीमार होने का नाटक कर रही हो कि मेरी नज़रों में दोनों की हकीकत छुपी रहे। अपाहिज होने की आड़ में देवर भाभी का रोमांच चल रहा था और मुझे खबर तक नहीं लगी। मैं अगले दिन कुछ दिनों तक सुलझ नहीं पाई। मुझे साहिल से फिर से नफरत सी होने लगी थी। मैं रोज़ देर रात को साहिल को प्रियंका के कमरे की ओर जाते हुए देखती। मैं एक दिन गहरी नींद में सो जाने के बाद साहिल बिस्तर से उठकर अपनी भाभी के रूम में जाता और अंदर से दरवाज़ा बंद कर आधे घंटे बाद वापस आता तो पसीने में नहाया हुआ होता और मेरे बगल में लेट जाता। मेरा बच्चा होने में भी अभी 20 दिन बाकी रह गए थे। मैंने तय कर लिया था कि मैं दोनों की रासलीला अब ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बच्चा होने के बाद मैं 1-2 हफ्ते तक कमरे से बाहर नहीं निकल पाती थी। इसीलिए बच्चा होने से पहले ही मैं दोनों को रंगे हाथों पकड़ने का मौका देख रही थी। रात को साहिल घर आया तो हमेशा की तरह मेरे लिए खाना और अपनी भाभी के लिए जूस लेकर आया था और जूस का गिलास मुझे पकड़ाते हुए बोला, भाभी को जूस पिला कर आओ, फिर हम खाना खा लेंगे। मैंने कहा, आज तुम ही पिला लाओ, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। इतना कहकर मैं साहिल के सामने ही बिस्तर पर लेट गई। साहिल जूस का गिलास लेकर गया तो मैंने देखा कि फिर से भाभी का दरवाज़ा अंदर से बंद हुआ और 20 मिनट बाद ही दरवाज़ा खुला। साहिल को हाथों में खाली गिलास लिए कमरे की ओर आता देख मैं झट से बिस्तर पर लेट गई। कमरे में आते ही साहिल ने कहा कि तुम अभी तक लेटी नहीं हो, उठो थोड़ा सा खाना खा लो। मैंने कहा, मुझे भूख लगी है। मेरी भूख तो मर चुकी थी, लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा था मुझे उसके लिए खाना पड़ा। खाने का पहला निवाला मुंह में डालते ही साहिल ने कहा, रिया, मैंने कल की ऑफिस से छुट्टी ले ली है क्योंकि कल भाभी को लेकर हॉस्पिटल जाना है, उनकी तबीयत फिर से बिगड़ रही है। मैंने कहा, ठीक है, आप कितने बजे हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे? साहिल ने कहा, मैं सुबह जल्द ही निकल जाऊँगा। कल भाभी के कई टेस्ट होने हैं, इसलिए मुझे आने में देर हो जाएगी। खाना खाने के बाद साहिल जल्दी सो गया, लेकिन मैं रात भर जागती रही। मेरी नींद गायब हो चुकी थी। मैं तो बस सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। सुबह उठकर साहिल ने नाश्ता बनाया और मेरे साथ नाश्ता करने के बाद अपनी भाभी को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। साहिल के जाते ही मैं मार्केट गई और वहाँ से एक छोटा कैमरा खरीद लाई और उस कैमरे को मैंने अपनी जेठानी के रूम में ऐसी जगह फिट कर दिया जहाँ से उनका पूरा कमरा कवर हो रहा था। उस कैमरे को मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया। मुझे यह सब करते हुए दोपहर के 2 बज चुके थे। तभी साहिल का कॉल आया कि वो हॉस्पिटल से वापस आ रहा है। मैं अपने आज के काम से बेहद खुश थी। कल तक मेरे पास सबूत होगा जिसके सहारे साहिल और उसकी भाभी की असलियत मेरे सामने आ जाएगा। साहिल अपनी भाभी को लेकर हॉस्पिटल से घर आया और भाभी को कमरे में बेड पर लिटाकर मेरे कमरे में आ गया और फिर उसने अपनी भाभी की सारी दवाइयाँ मुझे पकड़ा दी और कौन सी दवा कब खानी है यह मुझे समझाने लगा। इस दौरान उसके हाव भाव देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे प्रियंका उसकी भाभी नहीं बल्कि बीबी हो। रात को साहिल खुद ही अपनी भाभी के कमरे में जूस और दवाइयाँ लेकर गया और आधे घंटे में वापस लौट कर आया। खाना खाने के बाद सो गया और मैं सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। मेरी गहरी नींद में होने के बाद साहिल उठा और अपने भाभी के कमरे में चला गया। 20 मिनट के बाद
पसीने में लथपथ होकर लौट आया और मेरे पास लेट गए। जब साहिल अपनी ड्यूटी पर चला गया तो मैं झट से अपनी जेठानी के रूम में गई और वह सो रही थी। मैंने वहां से कैमरा हटा दिया और अपने रूम में आकर मोबाइल में कल से अब तक की रिकॉर्डिंग देखने शुरू कर दी तो मेरे होश उड़ गए। साहिल अपनी भाभी के कमरे में गया, उन्हें गोद में उठाकर व्हीलचेयर पर बैठाया और भाभी की गंदी चादर को उठाकर उसने एक तरफ रख दिया। फिर उसने उस गंदी चादर की जगह पिछले दिन धोई हुई गई चादर को बिछा दिया। फिर गंदी चादर को कमरे के बाथरूम में ले जाकर धोने लगा और फिर उसने धोई हुई चादर को बाथरूम की खिड़की पर ही सूखने के लिए टांग दिया। फिर उसने अपनी भाभी की सलवार उतार कर उन्हें धोए हुए साफ कपड़े पहनाए और गंदे कपड़ों को बाथरूम में ले जाकर धोने लगा। इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद मेरा रूटीन ही यही हो गया था कि जैसे ही साहिल अपनी ड्यूटी पर निकलता मैं कैमरा रूम में छुपा देती और अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग देखने बैठ जाती और हर बार मुझे साहिल का वही रूटीन नज़र आता। साहिल अपने भाभी के कमरे में उनके साथ जो करता हो या तो पति कर सकता था या कोई बेटा ही अपनी माँ की ऐसी सेवा कर सकता था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हुई और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। 3 दिन बाद ही मेरे खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया और कुछ दिनों में ही मैं अपनी बेटी को लेकर घर आ गई। इस दौरान मेरी देखभाल के लिए मेरी माँ मेरी ससुराल आ गई थी। एक दिन मैंने अपनी माँ को साहिल और उसकी भाभी वाली वीडियो दिखाई तो उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया और मुझसे बोली, रिया बहुत नादान है, ये देवर भाभी वाला प्यार नहीं बल्कि कोई पति ही ऐसा कर सकता है। मैं तो आज ही गोरखपुर के लिए निकल रही हूँ, कुछ दिनों बाद तुम भी गोरखपुर आ जाना, मैं तुझे अब और नहीं रहने दूंगी। जिस दिन मेरी लड़की 1 महीने की हुई उसी दिन मेरी जेठानी की तबीयत बिगड़ी और अगले दिन हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। प्रियंका की मौत से साहिल बिल्कुल टूट सा गया। ऐसा लग रहा था जैसे साहिल की सगी माँ की डेथ हुई हो। वह कुछ दिनों बाद एक दिन मैंने साहिल का मूड देखकर उससे ही पूछ लिया। मैंने कहा, साहिल अब तो भाभी इस दुनिया में नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम उनसे बेहद प्यार करते थे, इतना प्यार तो कोई बेटा भी अपनी माँ से नहीं करता। तुम उनके गंदे कपड़े अपने हाथों से धोते थे, आखिर क्यों? साहिल ने मेरी तरफ देखा और गहरी सांस ली और थोड़ी देर की खामोशी के बाद बोला, मैं और मेरे बड़े भाई सुनील के बचपन में ही बहुत कुछ झेला था। मेरी सगी माँ बचपन में ही मर गई थी और मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे पापा की मौत के बाद मेरी सौतेली माँ ने मेरे पापा की पूरी प्रॉपर्टी को हड़प लिया और हमें दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दी। मेरे भैया ने मजदूरी कर मुझे पढ़ाया लिखाया। 12 साल पहले मेरे बड़े भैया ने प्रियंका से शादी की जो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। प्रियंका भाभी के माँ बाप भी उसे छोड़कर दुनिया से जा चुके थे। भाभी के पास जो भी संपत्ति थे उन्होंने मेरे भैया के हवाले कर दिया और उन्होंने मेरी माँ की तरह मेरी परवरिश की। मैंने अपनी सगी माँ को नहीं देखा था लेकिन भाभी ने सगी माँ की कमी पूरी कर दी थी। 6 साल पहले मुझे टाइफाइड हो गया था और कई हफ्तों तक मैं बिस्तर पर पड़ा रहा। इस दौरान मेरा ख्याल मेरी भाभी ने ही रखा था। अगर कोई दूसरी औरत होती तो वो मेरे गंदे कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाती, लेकिन प्रियंका भाभी अपने बेटे की तरह गंदे बिस्तर को साफ करके मेरे कपड़ों को धोती। उन्हीं की देखभाल की वजह से ही मैं मौत के मुंह से वापस आ गया। लेकिन मेरी देखभाल में इतनी ताकत नहीं थी, इसलिए मैं अपनी भाभी को बचा नहीं सका। इतना कहकर साहिल मेरे कंधे पर सिर रखकर रोने लगा। उसकी यह हालत देखकर मुझे रोना आ गया था। साथ ही साहिल को लेकर मेरी सारी गलतफहमियाँ दूर हो गई। मैं खुद को बेहद खुश नसीब समझने लगी कि मुझे साहिल जैसा पति मिला था। मैंने अपनी माँ को तुरंत फ़ोन मिलाया और बोली, माँ मैं अब गोरखपुर नहीं आऊँगी। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि शक इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। कई बार हम जिन चीज़ों को सच समझ लेते हैं उनके पीछे की वजहें बिल्कुल अलग ही होती है। इसलिए सिर्फ शक के बुनियाद पर ही आखिरी फैसले तक पहुँचना हमारी बेवकूफ़ी साबित होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।